नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी के पठन बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये 10 अंक के लिए निर्धारित है इस वर्ष आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। अपठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश या गद्य का अंश जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा है या कभी पढ़ लिया हो, याद ना हो, या हमारे पाठ्य पुस्तक में न हो, वह अपठित गद्यांश कहलाता है। यह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से उद्धृत नहीं होता है। तो ऐसे अपठित गद्यांश आपके वार्षिक परीक्षा में आते हैं या जांच परीक्षा में कोई भी आते हैं, तो इसको कैसे उत्तर लिखें, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है गद्यांश को एकाग्रचित्त होकर पढ़ें, गद्यांश के मूल भाव को समझें, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में ही लिखने का प्रयास करें। जो गद्यांश में दिया है उसी को जैसे के तैसे न उतारें। सरल, संक्षिप्त तथा प्रसंग के अनुकूल उत्तर लिखना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक के लिए 1, 2 या अधिक से अधिक 3 शब्दों का प्रयोग करें, अर्थात सटीक शीर्षक लिखना चाहिए। अधिकांश गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें शीर्षक लिखने के लिए कहा ही जाता है। उत्तर लिखते समय शब्द सीमा के अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे 2 अंक के लिए निर्धारित है, तो जो शब्द सीमा निर्धारित किए गए हैं परीक्षा या प्रश्न पत्रों में, उसके आधार पर आपको उत्तर लिखने हैं। विभिन्न सावधानियां बरतनी होती है, जैसे उत्तर विषय वस्तु से भिन्न न हो, अपनी ओर से किसी तथ्य को जोड़ा ना जाए, मुहावरों और उदाहरणों को उत्तर में ज्यों का त्यों न लिखा जाए, उत्तर का अनावश्यक विस्तार न करें। इस प्रकार से ये सावधानियां बरतकर हम अपठित गद्यांश को क्या कर सकते हैं, समझकर उत्तर लिख सकते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक हमने गद्यांश लिया है, किसी भी जाति की सभ्यता और संस्कृति का परिचय हमें उसकी लोक कलाओं और लोक जीवन में मिलता है। मध्य हिमालय का गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र, जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, प्राकृतिक वैभव ही नहीं भारतीय संस्कृति की कई प्रचलित प्राचीनताओं को अपने में समाये हुए हैं। लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ भी बदलाव आ गया है। पहाड़ी गांव कभी अपनी काष्ठ कला, आभूषण निर्माण कला, वाद्य कला, भित्ति चित्रकला, चित्रकारी, मेले, लोकोत्सव और नृत्य आदि के लिए मशहूर थे। लेकिन परिवर्तन की हवा ने यहाँ की लोक कलाओं को ही नहीं, भवन निर्माण शैली को भी प्रभावित किया है। चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच में बने पक्के मकानों को देखकर याद आता है कि कहीं यहाँ कभी मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के छोटे छोटे घर बना करते थे। यहाँ के पुराने मकानों को गौर से देखें तो इनमें कच्चे माल के रूप में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था जो आसानी से उपलब्ध थी। ईंट के स्थान पर पत्थरों को काट छांट कर एक के ऊपर एक रखा जाता था। 2 पत्थरों के में सीमेंट के स्थान पर सागवान या चीड़ के स्लीपर डाले जाते थे। दरवाजे और खिड़कियों में भी स्थानीय लकड़ी का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से एक यह गद्यांश है। अब इसमें प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर उत्तराखंड प्राकृतिक वैभव के साथ ही अपने में क्या और समाये हुए हैं। बर्फ से ढके पहाड़, भारतीय संस्कृति की प्राचीनताएं, सैलानियों की भीड़, साफ पानी की झीलें। तो ऐसे इस प्रकार से जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनताएं हैं उनको समाया हुआ है, जैसा कि हम गद्यांश में पढ़े हैं। दूसरा, परिवर्तन की हवा ने उत्तराखंड में किस को प्रभावित किया है। तो परिवर्तन की हवा ने यहाँ की जलवायु को प्रभावित किया है, प्राकृतिक वैभव को प्रभावित किया, रहन सहन को भी प्रभावित किया, मगर मुख्य रूप से जो गद्यांश में आया है लोक कलाओं और भवन निर्माण शैली को विशेष रूप से प्रभावित किया है। तीसरा प्रश्न देखिए, पक्के मकान कहाँ बने हुए हैं। तो पक्के मकान चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच में बने हुए हैं। प्रश्न 4, पुराने घरों में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता था।
ईंट और मिट्टी का, सीमेंट और चूने का, लोहे और टीन का, पत्थर और लकड़ी का। तो स्वाभाविक है यहाँ पर पत्थर और लकड़ी का प्रयोग होता था, जैसा कि हम यहाँ पर गद्यांश में पढ़े। पुराने मकानों में दरवाजे और खिड़कियों में कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता था? तो कच्ची लकड़ी, पक्की लकड़ी, आपनूस की लकड़ी, स्थानीय लकड़ी। स्वाभाविक है यहाँ पर देखिए स्थानीय लकड़ी का प्रयोग होता था, ऐसा गद्यांश में दिया गया है, तो इसका उत्तर भी स्थानीय लकड़ी ही होगा। तो इस प्रकार से हम हो सके तो पेंसिल से इसको रेखांकित कर ले, जो उत्तर हो उसको एक बार सरसरी पढ़े, एक बार प्रश्नों को पहले पढ़ लें। इस प्रकार से हम अनेक विधियों के माध्यम से जो गद्यांश दिए रहते हैं और उनमें प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हम लिख सकते हैं। ये तो हुआ आपके लिए वैकल्पिक प्रश्न वाले गद्यांश और साथ में प्रश्न। आइए देखते हैं अभ्यास कार्य के लिए दूसरा प्रश्न, जिनका उत्तर आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। गद्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ अपनी अभ्यास पुस्तिका में गद्यांश का क्रमांक डाल के लिख सकते हैं। देखिए, यूनान में एक प्रकार के शिक्षकों का समुदाय था जो सोफिस्ट कहलाते थे। ये लोग फीस लेकर धनी परिवारों के युवकों को शिक्षा देते थे, विशेष रूप से उन्हें तर्क विद्या सिखाते थे। सुकरात को फीस लेकर शिक्षा देना पसंद न था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वे तर्क वितर्क कौशल की अपेक्षा मनुष्य का सदाचारी और सच्चरित्र होना अधिक आवश्यक मानते थे। प्लेटो की रचनाओं में सुकरात को सोफिस्टों से भिन्न कोटि का विचारक और उनका विरोधी भी दिखाया है। पर इन सोफिस्टों ने लोगों की तर्क बुद्धि जगाई थी, प्रचलित मान्यताओं को परखना सिखाया था। वे एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन के सूत्रधार थे। प्लेटो ने सुकरात को सोफिस्टों से अलग करने का जो भी प्रयत्न किया हो, वे थे उन्हीं की परंपरा में। प्रचलित धारणाओं को जांचना, परखना उनका मुख्य काम था। वे किसी सर्वमान्य शास्त्रीयता के आधार पर लोगों से तर्क नहीं करते थे। उनकी तर्क विद्या का आधार था लोगों का अनुभव। सुकरात लोगों को सुधारना चाहते थे। व्यवस्था को बदले बिना लोगों को सुधारा नहीं जा सकता था। सरकार बदलने से काम चलने वाला न था। जमींदारी, गुट का शासन हो या लोकतंत्र हो, सुकरात की टक्कर दोनों से थी, क्योंकि उनकी आलोचना का लक्ष्य संपत्तिशाली वर्गों वाली सामाजिक व्यवस्था से थी। इस प्रकार से ये जो गद्यांश दिया गया है, यूनान में शिक्षकों के समुदाय जिनको सोफिस्ट कहते थे, ये लोग फीस लेकर धनी युवकों को शिक्षा देते थे। उसमें आया सुकरात, जो कि लोगों के विचार और लोगों के जो धारणा है उनको परखना चाहता था, मगर उनको इनका सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये गद्यांश दिया गया है, इसमें प्रश्न भी दिया गया है। गद्यांश के आधार पे व्याकरण भी जोड़ा गया है, व्याकरण वाले प्रश्न भी हैं। तो इनका उत्तर आपको इस गद्यांश के आधार पर लिखना है। पहला प्रश्न, सोफिस्ट किन्हें कहते थे? सुकरात के अनुसार मनुष्य के लिए क्या आवश्यक था? सोफिस्ट समाज में क्या बदलाव लाने का प्रयत्न करते थे? सुकरात की तर्क विद्या का आधार क्या था और सुकरात की टक्कर किससे थी? सत और प्र उपसर्ग का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। हो सकता है एक दो शब्द तो आपको इस गद्यांश में ही मिल जाए। और गद्यांश के लिए उचित शीर्षक आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आशा करता हूँ कि पठित गद्यांश के जो आज का सत्र था वो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।